नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। पेश है दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सुर्खियों के साथ। आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष और एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ। कहा, योजनाओं से निवेश का बढ़ेगा दायरा और ग्राहक शिकायत समाधान प्रणाली होगी बेहतर। राष्ट्र निर्माण के लिए सरकार को भी उपलब्ध होगा कोष। रक्षा उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा उद्योगों के लिए बेहतर इकोसिस्टम विकसित करने में जुटी सरकार। देश के औद्योगिक उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 3.1% की बढ़ोतरी। सितंबर महीने के जारी आंकड़ों में खनन क्षेत्र में 8.6%, जबकि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 2.7% और बिजली क्षेत्र में 0.9% बढ़ा उत्पादन। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश आज से लागू। यात्रियों को यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर भरना होगा स्वघोषणा पत्र। नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट होगी अनिवार्य। और अमेरिका में H-1B वीजा धारकों के जीवन साथियों को भी मिला काम करने का अधिकार। बाइडेन प्रशासन का अहम फैसला, हजारों भारतीय अमेरिकी महिलाओं को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों को भागीदारी के लिए आज रिजर्व बैंक की 2 उपभोक्ता केंद्रित योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। ये योजनाएं हैं आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद रहे। आरबीआई की 2 उपभोक्ता केंद्रीय योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से निवेश का दायरा बढ़ेगा और ग्राहक शिकायत समाधान प्रणाली को बेहतर किया जा सकेगा। जिन 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया है, उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधिक आसान, अधिक सुरक्षित बनेगा। रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स में देश के छोटे निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट का सरल और सुरक्षित माध्यम मिल गया है। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड अम्बर्समेंट लोकपाल स्कीम के बैंकिंग सेक्टर में वन नेशन वन एम्बर्समेंट, ये सिस्टम ने आज साकार रूप लिया है। उपभोक्ता केंद्रित इन योजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे लोगों के लिए निवेश के रास्ते खुलेंगे और पूंजी बाजार तक उनकी पहुंच आसान और सुरक्षित हो सकेगी। अब देश के एक बहुत बड़े वर्ग को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में देश की संपदा के निर्माण में सीधा निवेश करने में और आसानी होगी। ये भी आप जानते हैं कि भारत में सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में गारंटेड सेटलमेंट का प्रावधान होता है। ऐसे में छोटे निवेशकों को सुरक्षा का एक आश्वासन मिलता है, यानी छोटे निवेशक को सुरक्षित निवेश पर अच्छे रिटर्न का भरोसा मिलेगा और सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए देश के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप
नया भारत बनाने के लिए जो जो व्यवस्थाएं विकसित करनी चाहिए, इसके लिए जरूरी संसाधन मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ने हाल के समय में उपभोक्ता शिकायत निपटान प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत करने के लिए कोऑपरेटिव बैंकों को भी आरबीआई के दायरे में लाया गया। इससे इन बैंकों की गवर्नेंस में भी सुधार आ रहा है और जो लाखों डिपॉजिटर्स हैं, उनके भीतर भी इस सिस्टम के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है। बीते कुछ समय में डिपॉजिटर्स के हितों को देखते हुए ही अनेक फैसले लिए गए हैं। वन नेशन वन अम्बर्समेंट सिस्टम, इससे डिपॉजिटर्स को और इन्वेस्टर फर्स्ट के कमिटमेंट को बल मिला है। खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य निवेशकों को बिना किसी बाधा के आरबीआई के साथ सरकारी प्रतिभूति खाता ऑनलाइन खोलने की अनुमति देना है। वहीं एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना का मकसद ग्राहकों की शिकायतों के समाधान से संबंधित व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। इस योजना का मुख्य विषय एक राष्ट्र, एक लोकपाल, एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पता है। इसके तहत ग्राहक अपनी शिकायतों का पता लगा सकेंगे और इसके समाधान के होने या ना होने के बारे में फीडबैक हासिल कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय ने संयुक्त रूप से लोगों की सुविधा संबंधी निर्णय लिए हैं। The retail direct that the Reserve Bank is having launched today through the honorable presence of the Prime Minister is something which is going to help two or three things importantly. One, engage with the retailers for retail participation, deepen the bond market and allow for a fair market determined rates for all the across the yield curve. And therefore it's an important measure. The retail participation has been hesitant all these years because of the cost involved and because of the traditional intermediary system which has prevailed. Now this will probably bring in a direct cost-free, convenience-driven and also build confidence in the retail participation in the government securities. The recent announcement of a global hackathon contest, namely the Harbinger 2021 Innovation for Transformation, with the theme Smarter Digital Payments on 9th November, is another such initiative by the Reserve Bank to promote innovation. The Reserve Bank's developmental role is focused on further deepening of financial inclusion and undertaking people-centric initiatives. The two schemes being launched today by the Honorable Prime Minister are steps in this direction. रक्षा उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में हुई बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बातें कही। रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जाएगा। उन्होंने रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग की भी प्रशंसा की और कहा कि ये प्रणाली भारत के आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार करने में मदद करेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का जोर रक्षा उद्योगों के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित करना है जो उनकी सभी छोटी और बड़ी जरूरतों को एक जगह से किफायती तरीके से आसानी से पूरा कर सके। लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन और एमएसएमई के ग्रोथ के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है और हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले 5 वर्षों में 334% बढ़ा है हमारा एक्सपोर्ट और आज हम 75 देशों को डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका श्रेय भी किसी को जाता है तो आप सबको ही इसका श्रेय जाता है। आप सभी को मैं इसके लिए मैं कांग्रेचुलेट करता हूं।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उच्च शिक्षा विषय पर आयोजित डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव 2021 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज 10 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर में भारत के संबंधों की मजबूत नींव रखी है। वहीं 164 देशों के 50,000 से अधिक छात्र भारत में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय मानव संसाधन ने आज दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। India's rise in recent years is inextricably linked to the contribution that its human resources make to the global economy. This has been a critical driver of innovation and technology, including with some key developed countries. It has expanded the services sector in ways previously considered unimaginable. It has created a deep economic complementarity, particularly in the Gulf. As a result, India today treats the world as much as a global workplace as a marketplace. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि सिविल और सशस्त्र पुलिस बल भारत की प्रभुता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। वो आज हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के पासिंग परेड को संबोधित कर रहे थे। अजय डोभाल ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के अलावा पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों से लगती देश की सीमा के प्रबंधन में पुलिस बलों की बड़ी भूमिका है। पंजाब कैडर के परिवीक्षाधीन अधिकारी डॉक्टर दर्पण अहलुवालिया ने पासिंग परेड की अगुवाई की। भारतीय पुलिस सेवा के 73वें बैच के 132 और विदेश सेवा के 17 प्रशिक्षुओं सहित कुल 149 अधिकारियों ने दीक्षांत परेड में हिस्सा लिया। I feel honored and privileged to review this parade today of 132 officers of the 73rd batch of IPS officers. I am also delighted to see 17 foreign officers, trainees here, who have given an excellent account of themselves, as evident by the number of trophies that they won. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी ने राज्यसभा के नए महासचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने पीपी के रामाचार्यों का स्थान लिया। प्रमोद चंद्र मोदी की नियुक्ति 12 नवंबर 2021 से 10 अगस्त 2022 तक या अगले आदेश तक प्रभावी होगी। राज्यसभा के नए महासचिव का पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने संसद टेलीविजन से बातचीत के दौरान कहा कि राज्यसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। Joining us is the new Secretary General of Rajya Sabha, Mr. PC Modi. Sir, welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. Thank you. You're taking over as the Secretary General of the Rajya Sabha. Tell us about your priorities. At the given moment, this new assignment which has been given to me, it's to my mind full of challenges, and it's totally an uncharted territory so far as I am concerned. But I have the self-belief and the confidence that we will be able to take this journey to newer heights and see to it that the entire functioning of the Rajya Sabha happens in a very smooth and a cordial fashion. Sir, uncharted territory, but decades of administrative experience. You've been the former chairman of the CBDT. That certainly is going to come very handy to you. I'm very confident on that score because the CBDT had a huge manpower available to it, and I've had the benefit of being a member administration also in CBDT, then subsequently the chairman, and we have offices spread all over the country. So that requisite administrative experience, yes, it will come in very, very handy. Mr. Modi, before we sign off, your message to the officials of Rajya Sabha Secretariat as you take over. My message is one very simple, that we form the team Rajya Sabha and we work as a team, and I'm sure
we will have the cooperation and the support of all the members of the Rajya Sabha. All the very best, sir, and all the best for your future endeavors. Thank you. और इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे राज्यों से जुड़ी कुछ अहम खबरों को। Afghanistan, where the Taliban have come back to power after 20 years. During these 20 years, India played an important role in the nation-building process in Afghanistan. Are we dealing with a militant group or are we dealing with a political entity? They have short-circuited that intra-Afghan process and are now suddenly seeking international recognition, and that is where I think they will meet some disappointment. Watch Perspective on Sansad TV at 9:30 p.m. Type 1 diabetes is when there is a complete lack of insulin. And type 2 diabetes is a combination of insulin resistance and insulin deficiency. It is very important to accept that you have type 1 diabetes because that is the first step to overcoming this thing in your life. I used all of it not as an excuse, but as almost a mission for betterment, yes, for me, selfishly, but also selflessly for people around me. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खबर और अब वक्त राज्यों से जुड़ी अहम खबरों को जानने का। शहरी विकास मंत्रालय की संसदीय समिति उत्तर प्रदेश के आगरा के 3 दिवसीय दौरे पर आज रवाना हुई। समिति के अध्यक्ष सांसद जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में समिति आगरा मेट्रो, आगरा स्मार्ट सिटी, अमृत योजना के तहत किए जा रहे कार्यों को देखेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, नगर विकास विभाग और आवास एवं नियोजन विभाग के कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। कुलगाम में मारे गए आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे। आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने बताया कि इनमें से एक आतंकी शिराज साल 2016 से ही आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। पंजाब में कक्षा 1 से 10वीं तक के सभी छात्रों के लिए पंजाबी भाषा को अनिवार्य विषय बना दिया गया है। मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने कहा कि उल्लंघन करने पर स्कूलों पर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कार्यालयों में पंजाबी अनिवार्य है, साथ ही राज्य के सभी बोर्डों को पंजाबी में लिखा जाएगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज भी स्मॉग और घना हो गया। सुबह कई जगहों पर दृश्यता 200 मीटर रही। राजधानी में नवंबर की शुरुआत से ही प्रदूषण के स्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले 1 हफ्ते में वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर एनबीसीसी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि कड़कड़डूमा में किसी निर्माण स्थल पर सरकारी निर्माण कंपनी एनबीसीसी धूल रोधी नियमों का उल्लंघन कर रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आज भी राहत नहीं मिली है। मुंबई की पीएमएलए अदालत ने आज अनिल देशमुख को 15 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। उन्हें 1 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव और अतिरिक्त डीजीपी के साथ बैठक की। बैठक में वर्चुअल माध्यम से सेना, बीएसएफ, तटरक्षक बल और सीमावर्ती जिलों के डीएम मौजूद रहे। और देश की कुछ और अहम खबरों पर नजर। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी लिमिटेड ने यह दावा किया है कि तीसरे चरण के आंकड़ों के अनुसार कोवैक्सीन कोविड के खिलाफ 77.8% प्रभावी पाई गई। कोवैक्सीन की 2 खुराक लेने के 2 सप्ताह बाद मजबूत एंटीबॉडी बनने लगती है। कोविड के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों में यह टीका 93% से अधिक प्रभावी पाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो आज से लागू हो गए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक यात्रियों को तय यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर स्वघोषणा पत्र भरना होगा। यात्रियों को कोविड-19 की नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी पोर्टल पर डालनी होगी। आरटी-पीसीआर टेस्ट यात्रा से 72 घंटे पहले का होना चाहिए। निर्देशों के मुताबिक यात्री रिपोर्ट के समर्थन में घोषणा पत्र डालेगा और फर्जी पाए जाने पर उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। विमानन कंपनियों को केवल उन्हीं यात्रियों को विमान में बैठाने की अनुमति होगी जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर स्वघोषणा पत्र भरा होगा। विमान में बैठते समय यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। और इधर तमिलनाडु में लोगों को फिलहाल बारिश से थोड़ी राहत मिली है। प्रभावित जिलों में राहत और बचाव का जो काम है वो युद्ध स्तर पर जारी है। बांधों और जलाशयों से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 18 लोगों की मौत की खबर है। और इसी बीच मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई नगर निगम में 200 निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का उद्घाटन किया। उन्होंने पीड़ित लोगों को जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिण तटवर्ती आंध्र के कुछ भागों में भारी बारिश के मद्देनजर राज्य सरकार ने श्री पोट्टी, श्रीमालू, नेल्लोर, चित्तूर, प्रकाशम और वाईएसआर कडप्पा जिला प्रशासन को सतर्क कर दिया है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्थिति की समीक्षा की और उन्हें स्थिति सामान्य होने तक पूरी तरह से सतर्क रहने को कहा है। देश का औद्योगिक उत्पादन सितंबर में पिछले साल के समान महीने की तुलना में 3.1% बढ़ा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जारी औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2021 में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 2.7% बढ़ा। सितंबर में खनन क्षेत्र के उत्पादन में 8.6% की बढ़ोतरी हुई, जबकि बिजली क्षेत्र का उत्पादन 0.9% बढ़ा। सितंबर 2020 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 1% थी। बाइडेन प्रशासन ने एक और आवर्जन अनुकूल कदम उठाया है और H-1B वीजा धारकों के जीवन साथियों को काम करने के अधिकार संबंधी मंजूरी स्वतः मिलने पर सहमति जताई। इस कदम का लाभ हजारों भारतीय अमेरिकी महिलाओं को मिलेगा। H-1B वीजा धारकों में बड़ी संख्या में भारतीय आईटी पेशेवर की हैं। H-4 वीजा अमेरिकी नागरिकता और आवर्जन सेवाओं द्वारा H-1B वीजा धारकों के निकटतम परियोजनों को जारी किया जाता है। ये वीजा सामान्य तौर पर उन लोगों को जारी किया जाता है जो अमेरिका में रोजगार आधारित वैधानिक स्थायी निवासी दर्जे की प्रक्रिया पहले ही आरंभ कर चुके हैं। H-1B वीजा गैर आवर्जन वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को रोजगार देने की इजाजत देता है। इसके आधार पर ही प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर वर्ष हजारों लोगों को नौकरी पर रखते हैं। आवर्जकों के जीवन साथियों की ओर से कुछ महीने पहले अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन ने मुकदमा दायर किया था, जिसके बाद से गृह सुरक्षा विभाग इस समझौते पर पहुंचा। और इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं शिमला में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी पहल ग्रीन वॉल की झलकियों के साथ।
जिसे प्लास्टिक की बोतलों के ढक्कनों का उपयोग करके बनाया गया है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।